इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर इस वक्त हर घर में टेंशन है। लोग घबराए हुए हैं। लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी वेव तक। आपके जो भी सवाल हैं उसे लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की और ये रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। दूसरी वेव कब तक चलेगी? तीसरी वेव की क्या तैयारी है? बच्चों की वैक्सीन का स्टेटस क्या है? वैक्सीन लगा ली तो बचने की कितनी % गारंटी है? वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और तीसरी लहर से लेकर दूसरी वेव की पीक, पैनिक बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर इस वक्त आपके जितने सवाल हैं उसके जवाब आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि दूसरी लहर की पीक का स्टेटस क्या है? क्या पीक आने वाली है? क्या पीक आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो कब तक खत्म होगी? मैं एक चीज बोलता हूं, अभी भी इसका पीक आया नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कोई एविडेंस नहीं है कि पीक आएगा, पीक होएगा। ये तो सपना देखना है, उसके लिए कोई एविडेंस अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात, जब तक वो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम होना न शुरू होए, स्टेबल हो जाए, कम नहीं होगा, तब तक हम पीक की भी बात नहीं करना है। अब अगर ये हिसाब है तो ये कब तक रुकेगी ना, ये वेव, ये बोलना तो उतना ही कठिन होगा क्योंकि पीक ही देखा नहीं कितने टाइम में आया है। आप तो अभी तो आपके इसमें जो तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उससे आप डर गए हैं। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पीक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में आएगा। महाराष्ट्र में पीक जो है वो प्रॉब्ली आ रहा है या आ चुका है और आस्ते आस्ते केसेस कम होंगे। इस महीने के 15 तारीख के बाद शायद दिल्ली और सेंट्रल इंडिया में हम केसेस को कुछ हद तक कम देखेंगे और शायद उसके बाद बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी केसेस फिर कम होना शुरू होंगे। तो अलग अलग एरिया जो है अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे। वायरस की अब तक की रिसर्च में यह कंफर्म हो चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। अप्रैल महीने में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 45,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 8 मई तक के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मई के पहले 8 दिनों में 30,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। इसलिए बड़ा सवाल है कि जब सेकंड फेज में यह हाल है तो थर्ड फेज में क्या होगा? क्या तीसरी वेव दूसरी लहर से भी खतरनाक होगी? अभी भारत में एपी सेंटर बदल रहे हैं। मुंबई में केस कम हुए हैं। दिल्ली और यूपी की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब दक्षिण में कर्नाटक बड़ा एपी सेंटर बन चुका है। केरल और तमिलनाडु के हालात भी खराब हैं। ये पैंडेमिक थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस आए, एकदम वहां पे काफी बुरे हाल थे। अब वही हाल हम देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में हो रहे हैं। यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, पंजाब की। लेकिन अब अगर हम डेटा देखें तो आस्ता आस्ता बंगाल में केसेस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, असम में केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो पीक है अलग टाइम पे अलग जगह पे जरूर आएगा और फिर आस्ता आस्ता केसेस कम भी होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अभी हमारे हाथों में नहीं है कि हम भारत में थर्ड वेव को आने से रोक पाएंगे। इसलिए सब लोगों के लिए सबसे परेशान करने वाला सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना की तीसरी वेव के लिए तैयार है? अगर सेकेंड वेव को हम कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वेव हो सकता है ना भी आए। उसे ऐसे तो हम बात करेंगे थर्ड वेव, जैसे कि डॉक्टर रमन ने बताया कि थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कितनी भी वेव आएंगी करके, परंतु आज की तारीख में हमें आज के विषय में सोचना है कि हमें आज क्या करना है ताकि हम बेसिकली कल के बारे में हम चिंता तो रखें। तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी? सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है जिससे कोई भविष्यवाणी की जा सके, लेकिन अब तक आई महामारी को लेकर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। पुराना डेटा देखिए और मॉडलिंग का डेटा देखिए और 1918-1919 की पैंडेमिक का भी डेटा देखें तो ज्यादातर वहां पे 3 पीक्स आई थी, पर सबसे बड़ी जो पीक थी और सबसे खतरनाक पीक थी वो दूसरी ही पीक थी, दूसरी जो लहर आई थी। उसके बाद क्योंकि ग्रेजुअली लोगों में इम्यूनिटी आ गई और इस दफा तो मैं ये कहूंगा इम्यूनिटी के अलावा हमारे पास वैक्सीन भी है जो उस टाइम नहीं थी। तो इसलिए लोगों की जब इम्यूनिटी काफी ज्यादा हो जाती है तो जो अगली वेव आती है वो यूजली मामूली होती है, इतनी सिवियर नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि अगर तीसरी वेव आएगी, और उम्मीद ये है कि शायद एक और स्पाइक आएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक वेव जो है जो हम अभी जिससे गुजर रहे हैं।
तीसरी लहर को लेकर एक तरह का पैनिक है, लोग बहुत कंफ्यूज भी हैं और वैक्सीनेशन इस वक्त उसका पहला काउंटर अटैक है। अगर सारे लोगों ने अगर ठान लिया तो हमको उसे कम करने में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन हम जिस ढंग से हवा पैदा हुई है पैनिक की, ना हर बार हम कुछ सुनते हैं वेरिएंट आ गया, अब वैक्सीन काम नहीं करेगी। अब आप बोल रहे हैं RT-PCR भी काम नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कि ये जो है तीसरी वेव आने वाली है। आप लोगों को अगर इस ढंग से बताते रहे, वो हवा से भी फर्क फैलते जा रहा है, सभी लोगों को बीमारी हो रही है। ऐसे हालत में लोगों का जो भरोसा रहता है वो भरोसा कम होगा। उनको ये क्या लगेगा कि अरे ये तो मैं कुछ भी किया तो भी ये रुकने वाली नहीं है और सरकार भी मुझे मदद नहीं कर सकती, मैं भी खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। फिर कौन किसके लिए जिम्मेवार रहेगा? अभी जो बातें पता चली हैं उसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी वेव दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। यह मानने का कोई बड़ा वैज्ञानिक आधार नहीं है। तीसरी वेव की टाइमिंग के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कितने बड़े लेवल पर तबाही मचाएगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मौजूदा वैक्सीन तीसरे वेव के लिए कारगर रहेगी, अभी इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देश के हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोग लगातार वार्निंग दे रहे हैं और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चेतावनी मिल चुकी है, इसलिए जरूरी है कि हम सब अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध लें। इस वक्त सबसे जरूरी है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो, यही इस वक्त कोरोना महामारी का सबसे बड़ा उपाय है। शुरू में हमने जब ICMR का सर्वे हुआ था उसमें लगभग हमने पाया था कि करीबन हमारी देश के लेवल पे 25% जो पॉपुलेशन थी वो इन्फेक्टेड थी। जो अलग अलग हिस्सों में सीरो सर्वे हुए, अलग अलग तरीके से उनका पता चला। परंतु आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी, जितना हमारा वैक्सीनेशन कवरेज अच्छा होगा उसी प्रकार से हमारी हर्ड इम्यूनिटी आएगी। और जिसके लिए हमें मिसकम्युनिकेशन नहीं, राइट कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है कि वैक्सीन आपके लिए कारगर है। वैक्सीन आपको बचाएगा, बीमारी से भी बचाएगा, आपको सीवियर बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से, और वाकई में ही हम देख रहे हैं करके। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा भारत में हर्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगले 6 से 9 महीनों में अस्पताल पहुंचने वाले और मरने वालों की तादाद लगातार कम होगी। हर्ड इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन मिल चुकी हो या लोग संक्रमण के बाद ठीक हो गए हो और उनमें प्रतिरोधक क्षमता बन गई हो। इसलिए तीसरी वेव को लेकर डर बना हुआ है। कोरोना की पहली वेव ने बुजुर्गों को निशाना बनाया है, दूसरी वेव में नौजवान बहुत तेजी से संक्रमण का शिकार बने हैं, तीसरी वेव में आशंका है कि इससे बच्चों को खतरा हो सकता है। उनको बाद में जाके ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। और हम देख रहे हैं अभी भी कि यंगर एज ग्रुप में बच्चों में काफी उनमें केसेस हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, पूरे परिवार में फैल जाता है। और चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, न्यूबॉर्न्स हो, उनमें भी इन्फेक्शन आ जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन वाले, उनको हम और ज्यादा जल्दी करें, जिससे जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स मिल जाएं भारत की वैक्सीन को भी और बाहर वालों को वैक्सीन को भी, कि ये बच्चों में भी हम लगा सकते हैं। और वैक्सीन रोल आउट जो हमने 18 साल से ऊपर के लिए किया है वो बच्चों के लिए भी शुरू करते हैं। वायरस के जो नए वेरिएंट्स की रिपोर्ट मिल रही है, जो रिसर्च हो रही है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का वायरस पहली और दूसरी लहर वाले वेरिएंट से करीब 1000 गुना ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है और यह बच्चों को तेजी से इन्फेक्ट करेगा। अभी किसी को यह मालूम नहीं है कि कोरोना महामारी कब खत्म होगी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह दोबारा ना उभरे। लेकिन तीसरी वेव ने इस डर को और बढ़ा दिया है। अब वायरस कैसे काम कर रहा है इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली वेव और दूसरी वेव में 6 से 7 महीने का वक्त लगा। भारत में पहली वेव सितंबर 2020 में आई। इस वक्त दूसरी वेव फरवरी 2021 से चल रही है और मई में इसके पीक आने की संभावना है। वायरस के नए वेरिएंट को लेकर डर बना हुआ है। वायरस लगातार रूप बदल रहा है, केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम को पिछली बार वक्त मिला, तब वायरस भी कमजोर था, लेकिन इस बार वायरस का वेरिएंट अलग है। अब रही बात, क्या ऐसा वेरिएंट आएगा? थियोरेटिकली अगर पूछे तो वो आ सकता है। वो क्या अपने देश में से ही आएगा? ये तो किसी ने बोला नहीं। एक चीज समझे, वेरिएंट आना है तो अपने देश में से ही आएगा, ये समझना शायद मेरे हिसाब से गलत है ना। अभी इस टाइम पे जिस ढंग से हम पोजीशन पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वेरिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस अपने देश में तैयार होगा। अब हमारे यहाँ जब ये वेव डिक्लाइन होगी तो और कहीं भी जब वो और तेजी से ये इन्फेक्शन बढ़ेगा, उस जगह पे शायद ये नया वेरिएंट पैदा होने का डर रहेगा।
लेकिन इस बार वायरस खतरनाक है, इसलिए पैनिक भी ज्यादा है। अभी भारत में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई है। ज्यादातर जिंदगी इसी वेरिएंट से निकले डबल म्यूटेंट ने ली है। अब तीसरा वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। डर है कि तीसरी वेव में कौन सा वेरिएंट बड़ा खतरा बनने जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बहुत सी बातें हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? हमको मालूम है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज्यादा है, और फिर भी अगर मैं उनको बोलूं वेरिएंट जो है ना वो नया आ गया, वो वैक्सीन को चैलेंज करता है, क्या देखूं मैं क्यों वैक्सीन लेने जाऊं? जब मुझे लगता है कि वही लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन को शायद वो मानेगा नहीं, ऐसा हमारा संदेह है, डर आ रहा है, तो वो बोलेगा मैंने नहीं क्या करना है वैक्सीन लेके। हमको थोड़ा सोच समझ के लोगों में बात करना चाहिए, ये तो मैं पक्का बोलूंगा। पैनिक की एक और बड़ी वजह यह भी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दुनिया भर में जितने कोरोना के केस आए उसमें आधी तादाद भारतीयों की थी। रोज मरने वालों की तादाद के फिगर भारत से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। भारत में रोज 3,500 से 4,000 लोगों की मौत हो रही है। ग्लोबल लेवल पर डेथ फिगर्स में 1/4 मौत भारत में हो रही है। इस दफा जो वायरस है वो थोड़ा म्यूटेट कर गया, जो वेरिएंट है वो ज्यादा जल्दी फैल रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि एक परिवार में 2 या 3 लोग कोविड से उनको कोविड होता था और लोग ठीक रहते थे, तो काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता था। अब हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आ रहा है और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी सीरियस इलनेस हो रही है। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस हैं वो बहुत शार्प हैं। पिछले दफा जब पीक हुआ तो केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे, तो हेल्थ केयर सिस्टम को और सब लोगों को समय मिला कि हम आस्ता आस्ता टर्नओवर अपना कर सकते थे, एडमिशन कर सकते थे, लोगों की केयर जो है वो बेटर हो सकती थी। इस दफा केसेस जो हैं वो कुछ ही दिनों में डबल होने लगे, ट्रिपल होने लगे और 15-20 हजार से हम एकदम 3-4 लाख तक पहुंच गए। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा, ऑक्सीजन के लिए एकदम शॉर्टेज होने लगी और बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की कमी हुई। उसके कारण पैनिक सी सिचुएशन होगी, लोग एकदम घबरा गए। इसलिए कई लोगों ने ये सोचा कि अगर मुझे कोरोना है, माइल्ड ही है, हो सकता है कि मुझे सिर्फ घर पे ही रहना पड़ेगा, पर पता नहीं अगर बाद में तकलीफ बढ़ गई या खराब हो गई तो बेड नहीं मिलेगा तो मैं अभी दाखिल हो जाता हूं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस संक्रमण के पीक और फॉल आने में करीब 12 या उससे ज्यादा हफ्ते लग सकते हैं। यानी ये वायरस 3 से 4 महीने तक फैलता रहता है, जान लेता रहता है। इसलिए मई और जून के महीने इस वक्त देश के लिए बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। सादे ढंग से अगर बोलूं तो एक बार अगर शुरू हो गई वेव तो सर्वसाधारण उसको 4 महीने का टाइम लगता है। 4 महीने के बाद में वो कम होने का चांस होता है, लेकिन वो 4 महीने से अगर मुझे जल्दी कम करना है तो वो भी तो मेरे ही हाथ में है। सरकार ये बोल सकती है कि आपको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन लगाऊंगा। 4 महीने का टाइम क्यों लगेगा, फिर तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैलिब्रेटेड लॉकडाउन लोगों ने मान लिया, लोगों ने उस ढंग से बर्ताव शुरू किया तो टाइम और अच्छे ढंग से कम हो सकता है। लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, वैक्सीन का रोल आउट हम जल्द से जल्द कर पाए तो भी वो कम होगा। इस वक्त जरूरी है कि नए वेरिएंट के खिलाफ बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि वही तीसरी वेव में खतरनाक रोल निभाएगा। इसे लेकर वैक्सीन को अपडेट भी करना होगा। जो आईसीएमआर का डेटा है उससे ये क्लियरली उन्होंने दिखाया है कि जो वेरिएंट्स अभी भारत में सर्कुलेट कर रहे हैं, वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी काम कर रही है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है और हमें रिसर्च साथ साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि आज के जो वेरिएंट्स हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल नए वेरिएंट्स आएंगे और ये हो सकता है कि कल या परसों वाले वेरिएंट्स जो हैं या 6 हफ्ते बाद वाले वेरिएंट्स जो हैं वो वैक्सीन को की एफिकेसी को और कुछ हद तक कम कर दें। इसलिए जैसे जैसे वायरस चेंज होता है, अगर जरूरत है तो वैक्सीन भी हमें आस्ता आस्ता चेंज करके बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। जब से केंद्र सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, वैक्सीनेशन पर प्रेशर बढ़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। भारत के 90 करोड़ लोगों को अभी भी वैक्सीन की जरूरत है। इसका मतलब है कम से कम 180 करोड़ डोज वैक्सीन भारत को चाहिए। पिछले 4 महीनों में सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है और इनमें भी सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली है, जबकि टारगेट 90 करोड़ का है। अब भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक आ चुकी है। कई और वैक्सीन कतार में हैं। जल्दी ये वैक्सीनेशन पर आया क्राइसिस भी खत्म होने की पूरी उम्मीद है। कई वैक्सीन पाइपलाइन में भी है,
स्पुतनिक के डोसेज आ गए हैं, कोवैक्सीन के डोज आने वाले हैं। आपको आज अभी कोविशील्ड का वो जो बोल रहे हैं वो भी उन्होंने दूसरे देश का लेके यहाँ डाइवर्ट किया है। हमको ये उम्मीद रखना है कि सरकार अलग अलग ढंग से देखेगी। नए वैक्सीन जो हैं, जो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन है वो भी आने में ही है। उसके बाद में नोवावैक्स का एक वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी वैक्सीन आने में ही है। अगर भारत में एक साल में भी सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा जाए तो रोज 50 लाख टीके लगाने होंगे, जबकि अभी 20 लाख से भी कम लगाए जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते में तो यह आंकड़ा 20 लाख से भी नीचे जा चुका है। जनवरी में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया था कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है। जरूरी है कि वैक्सीनेशन में तेजी हो, उसे लेकर कंफ्यूजन खत्म हो। ऐसा भारत में वैक्सीनेशन की पहली स्टेज में नहीं हुआ था और इसकी कई वजह है। इमीडिएटली जिसको कहते हैं भेड़ चाल, अगर आज की तारीख में हम ये अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे हमारे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में इनिशियल हेजिटेंसी थी, फिर किन्हीं लोगों ने लगाया, फिर हम लगाने लगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया तो हमारे 60% से 60 इयर्स एंड अबव से जितने लोग आए उन्होंने वैक्सीन लेना शुरू किया। जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से तकरीबन 2 साल 9 महीने का टाइम लगना है, लेकिन वो बहुत लंबा है। क्या मुझे लगता है कि हम इसी गति से चलते जाएंगे? ये तो बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि ऐसे समझना कि हमको इसी गति से हम आगे चलेंगे, इसका मायना हमको ऐसे लग रहा है कि शायद सरकार अपने इंडस्ट्री को वो वैक्सीन ज्यादा बनाने के लिए बोल नहीं पाएगी। एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं उसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि अगर वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद कोरोना हो गया है तो दूसरी डोज कब लें? अगर आपको कोविड हुआ है, कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको वैक्सीन तब भी लेनी चाहिए। और अगर बीच में आपकी वैक्सीन छूट गई है, मान लो 1 डोज लिया और फिर आपको कोविड हो गया, तो तब भी आपको अपना पूरा शेड्यूल करना चाहिए। कोविड होने के बाद जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कम से कम 2 हफ्ते का वेट करना चाहिए, उसके बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। आमतौर कई डॉक्टर ये कहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते भी वेट कर सकते हैं, पर कम से कम 2 हफ्ते का अंतर होना चाहिए रिकवरी के बाद, और आप अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। वो वैक्सीन एक बूस्टर डोज होगा, तो जो आपको इन्फेक्शन से कुछ हद तक इम्यूनिटी मिला है उसको और ज्यादा वो जो है वैक्सीन जो है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, इवन अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि तीसरी लहर को आने से पहले रोक दिया जाए, वैक्सीनेशन तेज किया जाए। यही इसके खिलाफ अल्टीमेट हथियार है। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन के लिए पटना में कैसे उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।